हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस के अंतर्गत फ्यूचर टेंस का। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों पार्ट, दोस्तों चार पार्ट होते हैं, उसके हमने समस्त पार्टों को काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो जिन दोस्तों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस के तीसरे और आखिरी पार्ट अर्थात फ्यूचर टेंस के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं उसकी कार्य की संरचना के अनुसार, उसी प्रकार दोस्तों फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो कौन कौन होते हैं दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें पहला पार्ट होता है दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका होता है दोस्तों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका आखिरी पार्ट होता है दोस्तों फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये आपके बेसिकली फ्यूचर टेंस के उसके कह सकते हैं कार्य की संरचना के अनुसार हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इसके हम लोग फर्स्ट पार्ट अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें आमतौर पर क्या होता है कि दोस्तों भविष्य काल में होने वाले कार्यों का बोध कराने वाले जो टेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। अर्थात दोस्तों भविष्य का मतलब ये है कि दोस्तों जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अर्थात जो भविष्य में होने वाला है जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, अर्थात उसके विषय में दोस्तों सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सामान्यतः भविष्य में संपन्न होने वाले कार्यों का बोध कराने वाले टेंस को क्या कहा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन सामान्यतः भविष्य काल में संपन्न होने वाले कार्यों का बोध कराने वाले टेंस को क्या कहा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः भविष्य काल में या फिर भविष्य में होने वाली या संपन्न होने वाली कार्यों का दोस्तों जो बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों क्या होता है, ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस या फिर कह सकते हैं ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में गा गे गी, ठीक है दोस्तों, गा गे गी आया हो तो आपका क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहचान की बात किया जाए दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तो क्या होता है आपका, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं
तो वह, ठीक है दोस्तों, आते हैं तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, अगर गागेगी आया, जैसे वह कल जाएगा, है ना, कल वह अपना पाठ याद करेगा, कल सूर्य निकलेगा, अगर ऐसा आ रहा है ना, गागेगी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो टेंस किस में, फ्यूचर में जाएगा और इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको सेंटेंस वाइज हम इसको अध्ययन करते हैं, इसके फर्स्ट टाइप के सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को आप लोग जानते हैं, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, कह सकते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके ही दोनों क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अफर्मेटिव की बात किया जाए तो दोस्तों जो साधारण वाक्य होता है तो उसमें क्या करते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी दिया है तो हम दोस्तों हेल्पिंग वर्ब शैल लगाते हैं। और दोस्तों वहीं पर अगर आई और बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और दोस्तों ये एक बात और आपको ध्यान देना है, यदि फ्यूचर टेंस में अगर कल आया हो, है ना, तो कल आया हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टुमारो लिखेंगे। जिस प्रकार हम पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे लिखते थे, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में अगर कल आया हो तो उसके लिए हम दोस्तों क्या लगाएंगे, टुमारो का यूज करेंगे। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हम लोगों का सेंटेंस होगा आपका रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों में आई और वी, ठीक है दोस्तों, आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इसके साथ हमें क्या लगाना है, के साथ सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया शैल, ठीक है, सहायक क्रिया शैल एवं अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो आई वी के अलावा, सब्जेक्ट्स के साथ विल एवं मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म अर्थात V1, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म या फिर V1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका अगर अफर्मेटिव हो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, यदि साधारण वाक्य है तो उसमें यदि सब्जेक्ट आई और वी आया जो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, तो उसके साथ दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। और दोस्तों उसके अलावा कोई भी, चाहे सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का या फिर कोई भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उसके साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो इसके हम बेस फार्म अर्थात फर्स्ट फार्म का यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हमें विल या शैल को लिखना है, उसके बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना है। आइए इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो दोस्तों ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या फिर इसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। उसकी दोस्तों खासियत ये होती है कि ये जब आते हैं तो अपने साथ वर्ब की बेस फार्म अर्थात फर्स्ट फार्म को लेके चलते हैं। तो दोस्तों ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद दोस्तों वर्ब का हमें फर्स्ट फार्म लिखना है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी फार्मेशन पर हमें सेंटेंस को रखना है यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, राधा
कल एक गीत गाएगी। ठीक है दोस्तों, राधा कल एक गीत गाएगी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस है राधा कल एक गीत गाएगी, उसके अंतिम में क्या आया है, गी आया है ना। तो गागेगी अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यही पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आया तो हम इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाता है। तो आइए इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधा है ना। तो दोस्तों सब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है, इसका दोस्तों हमने कर सकते हैं जो स्टार्टिंग का टेंस का वीडियो था उसमें हमने काफ़ी इसका अच्छे से डिस्कशन किया था। तो दोस्तों जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग यदि उन वीडियोस को देखते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि हम सब्जेक्ट को कैसा पता करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसा पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, राधा है, जो कि थर्ड पर्सन में है और नाउन भी है। तो दोस्तों आपको रूल में पहले ही बता दिया गया, यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी अर्थात फर्स्ट पर्सन हो तो ही हम शैल लगाते हैं, अन्य की स्थिति में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, तो राधा विल। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वर्ब लिखना है। तो राधा का काम यहाँ पर दोस्तों क्या है, गाना है ना, सिंगिंग करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंग हो जाएगा, है ना। तो राधा विल सिंग। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना। तो राधा का काम यहाँ दोस्तों गाना है, लेकिन गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गीत पे पड़ रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंग है ना, लिख सकते हैं दोस्तों, अ सॉन्ग, है ना, एक दिया है तो अ सॉन्ग। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें कल भी आया है ना। तो कल दिया है। तो दोस्तों जब फ्यूचर टेंस में कल की बात होती है अर्थात फ्यूचर के समय की बात होती है कल के संदर्भ में, तो हम क्या लगाते हैं, टुमारो लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, टुमारो। और वहीं पर दोस्तों यदि आपका ये पास्ट टेंस में होता, कल की बात आती है, तो आप क्या लगाते, यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, हम घर की सफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम घर की सफाई करेंगे। दोस्तों जैसे यहाँ गी आया था, यहाँ गे आया है, तो आगे गी आ रहा है तो आपको पता चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो आपका दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, हम दिया है, जो कि कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वी हो जाएगा। और आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन सेकेंडरी, जिसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है ना। तो वी शैल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें काम क्या है, लिखना है। तो जो सब्जेक्ट हम है इसका काम यहाँ पर क्या है, सफाई करना है ना। तो सफाई करने क्या कहा जाता है, क्लीन कहा जाता है ना। तो क्लीन में सफाई करना, तो हमें फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो CLEN, क्लीन, क्लीन में सफाई करना होता है। तो दोस्तों हम जो सब्जेक्ट है इसका काम सफाई करना है, तो उसके सफाई करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घर पर, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों जब सब्जेक्ट के कार्य करने का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका घर हो जाएगा, है ना। तो घर की इंग्लिश क्या होती है, हाउस होती है। ठीक है, तो दी हाउस। तो वी शैल क्लीन दी हाउस, अर्थात हम लोग घर की सफाई करेंगे या फिर हम घर की सफाई करेंगे। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, ये लड़के कल फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लड़के कल फुटबॉल खेलेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि गे आया है तो पता चला फ्यूचर टेंस में भी कौन सा है, इंडेफिनिट का है। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के कल फुटबॉल खेलेंगे, यानी सब्जेक्ट आपको क्या है, ये लड़के हैं, है ना। तो ये का मतलब ये दोस्तों प्लूरल है ना। तो क्या हो जाएगा, दीज बॉयज, है ना। ये सब्जेक्ट क्या होगा, ये लड़के या फिर ये सब लड़के होता तो भी हम क्या लिखते, दीज बॉयज, है ना। तो दोस्तों आई और वी के अलावा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, विल लगाएंगे। आई या वी होता तो हम शैल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दीज बॉयज विल। और उसके बाद दोस्तों काम क्या है, खेलना। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है ना। तो आपका प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये लोग खेलेंगे अर्थात ये लड़के खेलेंगे, लेकिन क्या, फुटबॉल, अर्थात फुटबॉल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, दी फुटबॉल।
ठीक है दोस्तों, फुटबॉल आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कल दिया है तो कल के लिए हम फ्यूचर टेंस में क्या लगाते हैं, टुमारो, जो कि हम लोग जिसको अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो आपका लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो दीज बॉयज विल प्ले द फुटबॉल टुमारो। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आई और बी के साथ तो हम सेल लगाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसे कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, जैसे मतलब किसी कार्य की डिटर्मिनेशन हो, है ना, जहाँ कोई निश्चित कार्य हो या फिर किसी को धमकी दिया जा रहा हो, तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, आमतौर पे आई के साथ हम विल का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है ना। तो दोस्तों इसे ग्रामेटिकल रूल से देखेंगे तो आपका यहाँ पे विल आएगा, है ना, आपका क्या आएगा, विल आएगा। तो लेकिन दोस्तों और आपका जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी कार्य को करने की क्या होता है, निश्चिंतता हो, एंड अर्थात डिटर्मिनेशन हो, या फिर किसी को धमकी अर्थात थ्रेट दिया जा रहा है, तो भी हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं आई और बी के साथ। ठीक है दोस्तों, ही आपका सब्जेक्ट है तो इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, विल। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब दोस्तों इसमें क्या है, जीतना है ना। तो लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या आया है, निश्चित ही या अवश्य ही, है ना। तो दोस्तों ये जो आपका निश्चित ही अर्थात मतलब अवश्य ही, निश्चित ही अर्थात सर्टेनली, सर्टेनली मतलब क्या होता है, निश्चित ही होता है। तो दोस्तों ये जो सर्टेनली आपका क्या है, एक प्रकार का एडवर्ब है, जो कि दोस्तों क्या होता है, किसी वर्ब से पहले आता है, न कि वर्ब के बाद। इस चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो निश्चित का क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्टेनली, क्या हो जाएगा, सर्टेनली, है ना। तो सर्टेनली मतलब निश्चित, जो कि आपका एडवर्ब है ना। उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, जो कि क्या है, जीतना। तो जीतने को क्या कहते हैं, विन, विन मीन्स जीतना होता है। तो ही विल सर्टेनली विन, है ना। तो वह निश्चित ही जीतेगा, लेकिन क्या, यह दौड़, यानी ऑब्जेक्ट उसका क्या है, यह दौड़ है। तो आपका यह क्या होता है, दिस हो जाएगा, और दौड़ का क्या हो जाएगा, रेस। तो इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, ही विल सर्टेनली विन दिस रेस, अर्थात वह निश्चय ही अवश्य ही इस रेस को अर्थात दौड़ को जीतेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आपका जो अफर्मेटिव में जितने भी एग्जाम्पल थे वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट अर्थात नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें किसी चीज़ को या किसी बात को रिजेक्ट किया जाता है अर्थात उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यदि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव हो तो दोस्तों हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें कह सकते हैं कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है उसी के बीच में हमें क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों, के बीच में नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ करना नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट लगाना है। सारी प्रक्रिया अफर्मेटिव के जैसे ही करना है। तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, जैसा सब्जेक्ट वैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों नॉट आपका आ जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपका क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी पे हमें सेंटेंस को रखना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, कल मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कल मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, तो या फिर मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कुछ वो नहीं करना है। तो दोस्तों कल मैं जयपुर
नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपका गागेगी तो आया, साथ ही हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, अब भाई अब करेंगे जो आपकी वर्ब है जाना, तो उसमें कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन नहीं जाएगा, तो मैं नहीं जाऊंगा ऐसा आ रहा है ना। तो आपका सब्जेक्ट आई है, तो आई और बी के साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, बताइए। आपका शैल आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आई शैल। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव है तो नॉट, काम क्या है दोस्तों, जाना, जाने का अंग्रेजी गो होता है, तो आई शैल नॉट गो, है ना। तो मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कहाँ, जयपुर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जयपुर आपका ऑब्जेक्ट है, तो गो टू जयपुर। उसके साथ ही साथ दोस्तों देख रहे हैं कल दिया, तो फ्यूचर के लिए हम कल की क्या लिखते हैं, टुमारो लिखते हैं, है ना। लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो आई शैल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, तुम अपने भाई को एक पत्र नहीं लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तुम अपने भाई को एक पत्र नहीं लिखोगे। दोस्तों देख रहे हैं गागेगी और साथ ही नेगेटिव, है ना। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है अर्थात यू है, यानी सब्जेक्ट आपका यू है। उसके बाद दोस्तों आई और वी के अलावा है, अर्थात हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, है ना। यहीं पर आई और वी में से कोई एक होता तो हम शैल लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे यू दिया है जो कि सेकंड पर्सन का है, ठीक है दोस्तों। तो यू विल, है ना, तो यू विल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है तो नॉट, और काम क्या है दोस्तों, लिखना। तो लिखने का अंग्रेजी क्या होता है, राइट होता है, और हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना है वर्ब का, तो राइट हो जाएगा ना। तो यू विल नॉट राइट, है ना। तो तुम नहीं लिखोगे, लेकिन क्या, एक पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र है, तो आपका क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अदर ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं आपको क्या दिया है, अपने भाई को, है ना। अदर में क्या दिया है, अपने भाई को दिया है। तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए हम टू लगाएंगे। उसके बाद जो कि देख रहे हैं कि यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ हम अपने लिए कौन सा पॉजेसिव यूज करते हैं, योर का यूज करते हैं, ना। तो आपका क्या हो जाएगा, योर। और दोस्तों जब पॉजेसिव आता है तो अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लेके आता है। तो नाउन क्या है दोस्तों, भाई दिया है, भाई इंग्लिश क्या होती है, ब्रदर, ठीक है। लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो दोस्तों आपका हो जाएगा कि यू विल नॉट राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, ठीक है दोस्तों, टू योर ब्रदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस का हम अध्ययन करेंगे वो दोस्तों हमारा है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है दोस्तों। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात दोस्तों ऐसे या इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब दोस्तों हम हाँ या ना में दे देते हैं या दे पाते हैं, तो उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर या रूल की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें ये होता है कि यदि आपका कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ दोस्तों क्या से हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेंस की अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के दोस्तों आखिर में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क अर्थात इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका रूल ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो तो सहायक क्रिया विल या शैल, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया विल या शैल को कर्ता से पहले, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया विल या शैल को कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म, ठीक है दोस्तों,
फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपका दोस्तों यदि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब विल या सेल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्या होगा, आपका पहले आपका विल या सेल आएगा, है ना, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट के बाद दोस्तों मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि दोस्तों प्रश्न पूछने का बोध होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इस रूल पे जो सेंटेंस है वो खरे उतरते हैं कि नहीं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या वह तुमको कुछ किताबें देगा। ठीक है दोस्तों, क्या वह तुमको कुछ किताबें देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस वो क्या से स्टार्ट हुआ है, आखिर में आपका क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, प्लस जो आपका मेन वर्ब देना है उसके अंत में गा आया है। तो दोस्तों पहली बात तो ये आपका क्या है, फ्यूचर टेंस का है, और फ्यूचर टेंस में भी उसके इंडेफिनिट का है, और इंडेफिनिट में भी दोस्तों किस टाइप का सेंटेंस है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का है। और दोस्तों प्रश्नवाचक की बात किया जाए तो यह क्या है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे पाते कि नहीं। तो दोस्तों जैसे आपका सेंटेंस है क्या वह तुमको कुछ किताबें देगा, तो आप क्वेश्चन कोई करेगा आपसे क्या वह तुमको कुछ किताबें देगा, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। अर्थात वो आपको देगा तो हाँ, अगर वो नहीं देगा तो आप नहीं कह सकते हैं, अर्थात हाँ या ना में इसका जवाब दे पा रहे हैं। इस वजह से इसी को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले विल या सेल को लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों सब्जेक्ट वह दिया है जो कि सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ही होता है। तो दोस्तों ये क्या है, आपका थर्ड पर्सन का है। और दोस्तों हम आई और बी के साथ सिर्फ सेल लगाते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन के होते हैं, तो वो तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे, है ना। तो विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही है ना, तो विल ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें लिख रहा है मेन वर्ब, काम क्या है यहाँ पे, देना है। तो देने का अंग्रेजी क्या होता है, गिव होता है। तो उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वह अर्थात उसका काम क्या है, देना। देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तुम पर, अर्थात आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आपको क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। और अदर ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, या अदर वर्ड में क्या दिया, कुछ किताबें। तो कुछ की अंग्रेजी क्या होता है, सम होता है, और किताबें प्लूरल है, तो आपका बुक्स हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल ही गिव यू सम बुक्स, क्या वह तुमको कुछ किताबें देगा। तो मैं दोस्तों आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या रेखा, ठीक है दोस्तों, इन खिलौनों से खेलेगी। ठीक है दोस्तों, क्या रेखा इन खिलौनों से खेलेगी। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, विल या सेल लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट देख रहे हैं कि रेखा दिया है, नाउन है, थर्ड पर्सन का है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, विल सबसे पहले, है ना, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है तो विल, इसको अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों, विल। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, रेखा है ना, तो विल रेखा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है सॉरी दोस्तों, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, खेलना है। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, बताइए, प्ले होता है ना। तो लेकिन दोस्तों क्या है, तो खेलना तो है, तो आइए इसको लिख देते हैं। तो जो कि क्या है, प्ले। उसके बाद किसके साथ, इन खिलौनों से, यानी विथ दीज टॉयज, है ना दोस्तों, इन खिलौनों के साथ, यानी क्योंकि साथ की बात आ रहा है दोस्तों, इस वजह से आप प्रीपोजिशन विथ लगाएंगे, है ना। तो विथ, इन मतलब ये सब, अर्थात बहुवचन की बात हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, है ना। दीज मतलब ये सब होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्ले विथ दीज
खिलौने की स्पेलिंग क्या होता है? ट्वाइस, क्योंकि प्लूरल दिया है तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो विल रेखा प्ले विथ दीज ट्वाइस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या हम कल बहन के साथ वाराणसी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि आपको क्या से स्टार्टिंग हुआ है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखेंगे, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट जो कि हम दिया है तो इसकी इंग्लिश दोस्तों वी होती है। वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इस वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, शैल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका वी है ना, और उसके बाद आइए अब लिखते हैं मेन वर्ब को। काम क्या है दोस्तों यहाँ पे? जाना है। तो जाने का अंग्रेजी गो होता है, हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो शैल वी गो है ना। और उसके बाद दोस्तों ऑपोजिट क्या है? कल हम तो जाएंगे लेकिन कहाँ? वाराणसी है ना। तो दोस्तों ये आपका जो बहन के साथ ये भी आपका ऑब्जेक्ट ये भी है, यानी अदर। एक आपको मेन ऑब्जेक्ट बनाना है, एक को अदर में रखना है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? शैल वी गो है ना टू कहाँ? वाराणसी। तो वाराणसी। ठीक है दोस्तों, शैल वी गो टू वाराणसी। अब उसके साथ दोस्तों जो अदर ऑब्जेक्ट दिया है यानी बहन के साथ, इसको लिखेंगे। तो दोस्तों क्योंकि साथ की बात आ रही है तो प्रीपोजिशन हम क्या लगाएंगे? विथ है ना। और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? बहन की सिस्टर हो जाएगा है ना। तो शैल वी गो टू वाराणसी विथ सिस्टर। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों कल भी दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? कल के लिए हम क्या लगाते हैं? टुमारो लगाते हैं फ्यूचर टेंस में है ना। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस सेंटेंस का आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा शैल वी गो टू वाराणसी विथ सिस्टर टुमारो। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं, अर्थात जिसमें नॉट आते हैं। तो दोस्तों आइए इसको पहले पॉइंट को नोट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का दोस्तों सेंटेंस है, आप कह सकते हैं यस नो, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यदि यस नो टाइप वाला हो साथ ही साथ उसमें नेगेटिव हो तो दोस्तों हमें इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, यानी सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब है इसी के बीच में हमें क्या कर देना है? नॉट को लगा देना है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले आपका विल या शैल आएगा, क्योंकि दोस्तों करना हमें क्या के ही तरह है। तो विल या शैल। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या कल सूर्य आकाश में नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कल सूर्य आकाश में नहीं निकलेगा। दोस्तों आपको सेंटेंस यस नो टाइप की तरह करना है, बशर्ते आपका नेगेटिव आ गया अर्थात इसमें नहीं दिया है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यानी आकाश में नहीं निकलने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट यानी सूर्य है। तो आपका जो कि सन है, नाउन है, थर्ड पर्सन में, इस वजह से हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? विल लगाएंगे। तो विल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका सन है, द सन है ना। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमें जस्ट नॉट लिख देना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। काम क्या है दोस्तों? निकलना। निकलने से मतलब उगने से मतलब है, उदय होने से मतलब है। तो आपका क्या होता है? राइज होता है। राइज मीन्स उगना या निकलना होता है, तो आपका राइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें देखना है सूर्य नहीं निकलेगा, लेकिन कहाँ? आकाश में, यानी आपका ऑपोजिट क्या हो गया? आकाश हो गया, अर्थात इन द स्काई। आकाश क्या होता है? स्काई होता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ क्या दिया है? कल दिया है। तो कल के लिए आप जान ही रहे हम क्या लगाते हैं, तो आप लगाते हैं टुमारो। ठीक है, तो इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, विल द सन नॉट राइज इन द स्काई टुमारो। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए,
क्या कल शेर जंगल में नहीं दहाड़ेगा? ठीक है दोस्तों, क्या कल शेर जंगल में नहीं दहाड़ेगा? दोस्तों क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हम विल या शैल लिखेंगे, लेकिन दोस्तों दहाड़े कौन नहीं दहाड़ेगा, सब्जेक्ट शेर है, तो यानी ये आपका नाउन है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका द लायन आ जाएगा, है ना, LION, तो विल द लायन। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है, और शेर का दोस्तों यहाँ पे काम क्या दिया है, दहाड़ना, तो दहाड़ने को हम क्या कहते हैं, रोरिंग कहा जाता है ना, तो लेकिन लिखना क्या है, रोर, है ना, फर्स्ट फॉर्म, तो ROAR, रोर, रोर मीन्स दहाड़ना होता है। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे जंगल में है, तो आपको क्या हो जाएगा, जंगल को क्या कहते हैं बताइए, जंगल को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, FOREST, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो विल द लायन नॉट रोर इन द फॉरेस्ट, कहाँ, समय भी दिया है ना, तो कल, तो हम क्या लिखेंगे, टुमारो, सॉरी हाँ ठीक, टुमारो ही लिखेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल द लायन नॉट रोर इन द फॉरेस्ट टुमारो। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आज हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कह सकते हैं कि उसकी परिभाषा के साथ साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव और साथ ही साथ दोस्तों यस नो टाइप वाले सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपकी जितने भी कन्फ्यूज़न या फिर कह सकते हैं कि आपको जो थोड़ी दिक्कत देने वाली चीज़ होगी वो भी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।